कहीं न कहीं अभी एक औरत अपने फोन को घूर रही है, किसी को टेक्स्ट करने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी कही हुई किसी बात की वजह से। एक सेंटेंस जो तुम्हें याद भी नहीं, एक मुस्कुराहट जो तुमने अनजाने में दे दी, एक पल जो तुम्हारे लिए इतना मामूली था पर उसके लिए भुलाए नहीं भूलता। और जब तुम यहाँ बैठकर सोचते हो कि तुम तो बस एक आम लड़के हो, वो सब कुछ बार बार सोच रही है। जिस तरह तुम्हारी आवाज धीमी हुई जब तुमने किसी गहरी बात के बारे में बताया, जिस तरह तुमने नजरें चुराई जैसे तुम्हें पता ही नहीं था कि वो तुम्हें देख रही है, और सबसे ज्यादा जिस तरह तुम रहते हो जैसे तुम्हें किसी के नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है। यही वो चीज है जो उसके दिल को छू जाती है। यही चीज उसे सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि कोई तुम्हें ये नहीं बताता। जिन मर्दों को औरतें छुपी से चाहती हैं, वो अक्सर कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले नहीं होते। वो नहीं होते जो अटेंशन के लिए कुछ करते हैं, जो पीछा करते हैं और शायद ही कभी उन्हें पता होता है कि उन्हें देखा जा रहा है। वो लोग दुनिया में इस तरह चलते हैं जैसे ये उनकी है, पर इस बात को साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो तब बोलते हैं जब जरूरी होता है, तब हंसते हैं जब वो हंसी असली होती है, और सबके सामने होते हुए भी अपनी ही सोच में गुम रहते हैं। वो आदमी जो कभी कोशिश नहीं करता, वो तुम हो। तुम्हें बस अभी पता नहीं है, और इसी वजह से तुमने वो इशारे कभी नोटिस नहीं किए। जब तुम कमरे में आते हो तो उसकी अचानक सी घबराहट, जिस तरह वो अनजाने में तुम्हारी बॉडी पोस्चर की कॉपी करती है, जिस तरह वो तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढती है पर इतनी देर तक नहीं रहती कि पकड़ी जाए। तुमने ये सब मिस कर दिया है, क्योंकि तुम्हें अट्रैक्शन को साफ साफ जगहों में ढूंढना सिखाया गया है, जैसे फ्लर्टिंग, कॉम्प्लीमेंट्स या सीधे सीधे बात करना। पर असली अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ जो तुम्हें सच में देखती है, उनका अट्रैक्शन शांत होता है, सबटल होता है, ऐसी हरकतों में छुपा होता है जो कैजुअल लगती है पर होती नहीं है। और जब तक कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा, तुम उन औरतों के पास से गुजरते रहोगे जो छुपी से ये उम्मीद कर रही है कि तुम कुछ कहोगे। तुम सोचते रहोगे कि तुम इनविजिबल हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम अनफॉरगेटेबल हो। ये अगले 5 इशारे, ये लाउड नहीं है, साफ साफ नहीं है, और यही वजह है कि ये असली है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर इनमें से 2 भी तुमसे मिलते हैं, तो अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो छुपी से उम्मीद कर रही है कि तुम उसे फाइनली नोटिस करोगे। इशारा नंबर 1, उसका जिस्म उसके खिलाफ जाता है। उसके शब्द भले ही ना बोले, पर उसका जिस्म सच बताता है। वो कंपोज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और तेज दिमाग वाली लगती है। ऐसी औरत जो शायद ही कभी घबराती है, हमेशा पता होता है क्या कहना है, खासकर जब वो दूसरों के साथ होती है। पर जब वो तुम्हारे पास होती है, कुछ बदल जाता है। उसकी हंसी थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी तेज, थोड़ी हल्की, जैसे वो हंसी उसके मुंह से निकल गई हो इससे पहले कि वो रियलाइज कर पाए। उसका हाथ अपने बालों को ठीक करने के लिए उठता है, उसे कान के पीछे करती है और 10 सेकंड बाद फिर से वही करती है। उसकी आंखें कुछ ढूंढती है, एक कॉफी कप, एक मेनू, जमीन, कुछ भी जो तुम्हारा चेहरा ना हो। और जब वो तुम्हें देखती है, उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी ज्यादा फैल जाती है, जितनी की नहीं होनी चाहिए। तुम शायद इसे घबराहट या सोशल ऑकवर्डनेस समझोगे। तुम शायद सोचो कि वो थक गई है या किसी और बात में गुम है। पर यहाँ सच में क्या हो रहा है? उसके जिस्म ने वो कह दिया है जो उसका दिमाग अभी भी दबाने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी तरफ डीपली अट्रैक्टेड है, पर ये अट्रैक्शन डर, कंफ्यूजन और वल्नरेबिलिटी से लिपटा हुआ है, और इसलिए उसका जिस्म उसके खिलाफ जाता है। उसके शब्द नॉर्मल रहते हैं, पोलाइट, प्रोफेशनल। वो शायद दूर या अनइम्प्रेस्ड भी लगे, पर उसकी फिजियोलॉजी सच्चाई बताती है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। कार्ल जुंग ने एक बार कहा था कि जो हम दबाते हैं वो खत्म नहीं होता, वो ऐसी हरकतों के रूप में वापस आता है जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यही शैडो साइकोलॉजी है। जब एक औरत अपनी अट्रैक्शन को दबाने की कोशिश करती है, खासकर अगर उसे लगता है कि ये एक तरफा है,
तो वो अट्रैक्शन छोटी छोटी अनकंट्रोलेबल हरकतों में बाहर निकलता है। वो ओवर कंपनसेट करना शुरू कर देती है। वो ओवर डिसइंटरेस्टेड बनने की एक्टिंग कर सकती है, जबकि वो एक नियर बाय विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन चेक कर रही होती है। वो तुम्हें जल्दी से इंटरप्ट कर सकती है और फिर घबराहट में खुद को ठीक करती है। वो एक जोक मार सकती है और फिर तुरंत माफी मांगती है, जैसे उसे डर हो कि वो गलत लगा। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि गहराई में वो इस बात से डरी हुई है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है तो क्या होगा। और यही कॉन्ट्रडिक्शन है। अपने दोस्तों के साथ वो शांत, कंट्रोल में और एफर्टलेस रहती है, पर तुम्हारे आसपास उस आदमी के पास जिसे वो छुपी से चाहती है, वो ऐसी बन जाती है जिसे वो खुद भी नहीं पहचानती। ये हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, अक्सर ये सबटल होता है। वो एक हॉलवे में एक सेकंड ज्यादा रुक जाती है। वो बिना जाने वजह से लंबी सांस लेती है। वो एक ऐसे शब्द पर अटकती है जो उसने हजारों बार बोला है, और शायद तुम नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अट्रैक्शन के लाउड साइंस ढूंढना सिखाया गया है। फ्लर्ट करना, कॉम्प्लीमेंट्स, बोल्ड जेस्चर्स। पर जो औरतें सबसे ज्यादा फील करती हैं, वो सबसे कम बोलती है। उसकी खामोशी डिसइंटरेस्ट नहीं है, वो रेस्ट्रेंट है। उसकी दूरी रिजेक्शन नहीं है, वो डिफेंस है। वो तुमसे डरती नहीं है, वो इससे डरती है कि तुम उसे कैसा फील कराते हो। और ये सबसे गहरा इशारा है। जब एक औरत का जिस्म उस शांत इमेज के खिलाफ जाना शुरू करता है जो उसने दुनिया के लिए बनाई है, जब उसके शब्द केयरफुल रहते हैं पर उसके हाथ हिलते हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है, उसकी आंखें इधर उधर देखती हैं, और तुम्हारे बोलने पर उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये डिजायर है जो एक आर्मर में लिपटा हुआ है, जो तुम्हारी वजह से धीरे धीरे टूट रहा है। इशारा नंबर 2, वो चीजें याद रखती है जो तुम भूल गए। तुमने एक बार कैजुअली कहा था, शायद एक सुबह की कॉन्वर्सेशन में या एक मेनू देखते हुए, मुझे लेमन टी पसंद है, कॉफी से थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तुम भूल गए कि तुमने ये कहा भी था, पर हफ्ते बाद वो लेमन टी लिए खड़ी है, और जब तुम कैजुअली इसका जिक्र करते हो, वो ऐसे मुस्कुराती है जैसे ये बस एक कोइंसिडेंस है। पर ये नहीं है। वो बस एक ड्रिंक का ऑर्डर नहीं था, वो एक मेमोरी ट्रिगर था, एक डिटेल जो उसने स्टोर कर ली क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी। देखो, जब एक औरत छुपी से तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होती है, वो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देती है। स्टॉकर की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो एक भाषा को समझने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी भाषा। वो उस बैंड का नाम याद रखती है जो तुमने पसंद किया, भले ही वो कैजुअली आई हो। वो किसी छोटी सी बात पर तुम्हारी राय याद रखती है, क्योंकि उसके लिए वो मामूली नहीं थी। वो उस तरीके को नोट करती है जिसमें तुम्हारी आवाज बदली जब तुमने अपने बचपन के बारे में बात की, और वो इसका जिक्र फिर से करती है, ध्यान से, जैसे वो ये टेस्ट कर रही हो कि तुम्हें भी कितना याद है। ये सिर्फ एक अच्छी मेमोरी नहीं है, ये इमोशनल इम्प्रिंटिंग है। जब तुम किसी को कुछ पावरफुल फील कराते हो, सरप्राइज, एडमायरेशन, कनेक्शन, उनका दिमाग इसे अलग तरीके से रिकॉर्ड करता है, गहराई से, स्टिकी तरह से। उसके लिए तुम बैकग्राउंड नॉइज नहीं हो, तुम एक सिग्नल हो, एक ऐसी चीज जो रोज की जिंदगी के स्टैटिक को चीर कर आती है। तो उसका दिमाग तुम्हें टुकड़ों में याद रखता है, सिर्फ वो नहीं जो तुमने कहा, बल्कि वो भी कि तुमने कैसे कहा। जिस तरह तुम्हारी आंखें नर्म हुई जब तुमने अपने भाई के बारे में बात की, जिस तरह तुम्हारी आवाज धीमी हुई जब तुमने अपने पिछले पछतावे का जिक्र किया, और भले ही तुम उस पल से आगे बढ़ गए हो, वो नहीं बढ़ी। साइकोलॉजिस्ट्स इसे सेलेक्टिव मेमोरी एनकोडिंग कहते हैं। ये तब होता है जब दिमाग किसी चीज को इमोशनली सिग्निफिकेंट मार्क कर देता है, तुम उसके लिए वो इमोशनल इवेंट हो। और भी है, अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान में इमोशनल पोटेंशियल देखता है, खासकर किसी ऐसे इंसान में जिसे वो ग्राउंडेड, सेफ और इमोशनली मैच्योर समझती है, तो वो पैटर्न्स को ट्रैक करना शुरू कर देती है, छोटे छोटे इमोशनल ब्रेड क्रम्स।
तुम कितनी बार खुल के बात करते हो? किन टॉपिक्स को तुम अवॉइड करते हो? क्या तुम्हें खुश करता है और क्या तुम्हें शांत कर देता है? वो ये सब देखती है, चेकलिस्ट से नहीं, बल्कि एक शांत औरत की इंट्यूशन से, जो ज्यादातर मर्द कभी नोटिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए नहीं सुन रही, वो प्रिपेयर करने के लिए सुन रही है, ये समझने के लिए कि तुम किस तरह के मर्द हो और उसे किस तरह की औरत बनना पड़ेगा तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। इसलिए जब तुम कहते हो मैं पहले हाइकिंग करता था पर अब नहीं करता, वो एडवाइस के साथ जवाब नहीं देती। 3 हफ्ते बाद वो एक ट्रेल के बारे में कहानी के साथ आती है जो उसने ढूंढी है और पूछती है कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो? जब तुम मेंशन करते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अगली बार जब तुम मिलते हो तो धीरे से इसका जिक्र करती है, ताकि जासूसी ना लगे, बल्कि ये दिखाने के लिए कि वो सुन रही थी, सच में सुन रही थी। और यहाँ वो चीज है जो ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। औरतें सब कुछ याद नहीं रखती, वो सेलेक्टिवली याद रखती हैं, इसके आधार पर कि कौन इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीजें याद रखती है जो तुम भूल गए, अगर वो महीनों पहले की रैंडम बातें याद रखती है, अगर वो पिछली बातें लाती है जो तुम्हें मुश्किल से याद है, तो तुमने एक छाप छोड़ी है, तुमने कोशिश नहीं की। इसलिए ये काम किया क्योंकि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तुम बस तुम थे। और तुम्हारा वो रूप अनफिल्टर्ड, अनप्लान्ड, इतना पावरफुल था कि वो इम्प्रिंट हो गया। तो अगली बार जब कोई किसी ऐसी चीज का जिक्र करे जो तुम भूल गए थे, ध्यान दो, वो सिर्फ मेमोरी नहीं है, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। वो कोई है जो छुपी से उम्मीद कर रही है कि उनकी अटेंशन टू डिटेल एक दिन तुम्हारे लिए भी कुछ मायने रखे। इशारा नंबर 3, उसकी आंखें सच बताती है, फिर उससे भागती है। तुम इसे देखने से पहले फील करते हो, वो अजीब सा प्रेशर हवा में, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। तो तुम ऊपर देखते हो और एक पल के लिए उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, पर सिर्फ एक पल के लिए। वो जल्दी से नजर हटा लेती है, कभी हल्की मुस्कुराहट के साथ, कभी अपने बालों को ठीक करने का नाटक करके, या अपने फोन को चेक करके जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो तुम्हें सेकंड्स पहले स्टडी नहीं कर रही थी, पर वो कर रही थी। वो एक रैंडम नजर नहीं थी, वो एक स्कैन था, एक शांत इंटेंसिटी का पल जहां उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया था और फिर उसे तुरंत ऊपर खींच लिया। और यहाँ वो है जो ज्यादातर मर्द कभी रियलाइज नहीं करते। जब एक औरत छुपी से तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होती है, उसकी आंखें उससे पहले ही सच बोल देंगी, उसके शब्द नहीं। आई कांटेक्ट प्रिमल है, ये सोशल स्क्रिप्ट्स को बाईपास करता है। ये वो नहीं है जो हम कहते हैं, ये वो है जो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, इससे पहले कि हमें इसे फिल्टर करने का समय मिले। साइकोलॉजी में इसे अप्रोच अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। वो इंस्टिंक्ट जो हमें उस तरफ ले जाती है जो हम चाहते हैं, और फिर तुरंत पकड़े जाने का डर। यही उसकी आंखों में होता है जब वो तुम्हें देखती है। वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की तारीफ करने के लिए नहीं है, वो ये देख रही है कि जब तुम फोकस्ड होते हो तो तुम्हारा जबड़ा कैसे टाइट होता है, जिस तरह तुम्हारी आईब्रोज चलती है जब तुम गहरी सोच में होते हो, जिस तरह तुम्हारी प्रेजेंस दोनों तरह से लगती है, डिटैच्ड और कमांडिंग। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि तुमने नोटिस कर लिया है और वो घबरा जाती है, क्योंकि आई कांटेक्ट सिर्फ विजुअल नहीं है, वो इमोशन है। ये एक तरह की नग्नता है, एक स्प्लिट सेकंड पल जहां वो कंट्रोल में नहीं होती, और ये उसे बहुत डराता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत देर तक देखेगी तो तुम देख लोगे, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि उसके नीचे सब कुछ। वो लॉन्गिंग, वो वल्नरेबिलिटी, वो कहानी जो उसने बनाई है कि तुम कौन हो। वो सिर्फ एक आदमी को नहीं देख रही, वो एक पॉसिबिलिटी को देख रही है, एक रिश्ते को जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता पर उसके दिमाग में पहले से ही रियल लगता है। यहाँ प्रीमल साइकोलॉजी काम करती है। अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन में देर तक आई कांटेक्ट का मतलब था इंटिमेसी, ट्रस्ट या थ्रेट। इसलिए ये अभी भी हमारे एड्रेनालिन को ट्रिगर करता है। इसलिए तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कता है जब कोई तुम्हारी तरफ एक सेकंड ज्यादा देख लेता है, और उसके लिए वो पल जब तुम्हारी आंखें मिलती हैं
सिर्फ एक फिजिकल रेस्पॉन्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिस्क है, क्योंकि अगर वो बहुत देर तक देखेगी तो शायद तुम्हें पता चल जाए कि वो क्या छुपा रही है। और सबसे बुरी बात, शायद तुम वैसा ही फील ना करो, तो वो जल्दी से हट जाती है, तेज, कंट्रोल में, कैजुअल, या कम से कम कोशिश करती है। तुम शायद मानोगे कि वो शर्मीली है या बस पोलाइट है। तुम शायद ये भी सोचो कि उसे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर सच्चाई ये है कि अगर वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होती तो वो तुम्हें इतना देखती ही नहीं और उसे नजरें हटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। इंडिफरेंस बिना डर के आई कांटेक्ट बनाए रखता है, पर डिजायर छुपता है। डिजायर एक्सपोजर से बचाता है, खासकर जब उसे लगता है कि ये एक तरफा है। यही पैराडॉक्स है, तुम्हें जितना गहराई से चाहती है उतना ही मुश्किल होता है उसके लिए तुमसे नजर मिलाना। तो अगली बार जब तुम किसी औरत को देखते हो और वो जल्दी से नजर हटा लेती है, इसे इग्नोर मत करो। वो पल उसका दिल उछलना और उसका लॉजिक कैच अप करना था। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो, पर बस थोड़ा सा, इतना कि तुम सोचो, इतना कि तुम टेस्ट करो। और अगर तुम वापस देखते हो, घमंड से नहीं बल्कि प्रेजेंस के साथ, तो शायद तुम पहले आदमी होंगे जिसने उसे देखा और उसने देखे जाने का पछतावा नहीं किया। इशारा नंबर 4, वो अपनी जिंदगी तुम्हारे पास रहने के लिए बदलती है। तुम अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में जाते हो, एक ही समय पर, एक ही ऑर्डर, विंडो के पास एक ही जगह, पर अब कुछ समय से कोई और भी वहाँ रहती है। तुम्हारे साथ नहीं बैठी, तुमसे बात भी नहीं कर रही, बस वहाँ एक कोने में तुम्हारी आँखों के आगे, हेडफोन्स कानों में, किताब खुली हुई, थोड़ा सा देखती हुई। पहले ये कोइंसिडेंस लगता है, फिर ये दोबारा होता है। अलग दिन, अलग कपड़े, वही चेयर, वही टाइमिंग। तुम सोचते हो शायद उसे ये जगह पसंद है, पर गहराई में कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो पहले यहाँ नहीं आती थी और अब वो अक्सर आती है। सिर्फ कॉफी शॉप में नहीं, बल्कि उस जिम क्लास में भी जो तुमने अभी अभी ज्वाइन की है, उस ग्रुप हैंगआउट में भी जहाँ तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इनवाइट किया था, और वर्क में उस एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वॉलंटियर कर रही है जिस पर तुम पहले से ही हो। और हर बार ये कैजुअल लगता है, अनप्लान्ड, रैंडम, पर ये नहीं है। वो खुद को छुपी से तुम्हारी दुनिया में रिपोजिशन कर रही है, स्टॉक करने के लिए नहीं, ओवरवेल्म करने के लिए नहीं, बल्कि देखे जाने के लिए, पास रहने के लिए, किसी भी चीज के होने के चांसेस बढ़ाने के लिए। साइकोलॉजिस्ट्स इसे स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, अनजाने या आधे मन से खुद को किसी की दुनिया में रखना ताकि फेमिलियरिटी बढ़े और इमोशनल एक्सपोजर बढ़े, बिना इसे ऑब्वियस बनाए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, क्योंकि वही औरतें जो तुम्हारी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, वही तुमसे रिजेक्ट होने से सबसे ज्यादा डरती है। तो चेज करने के बजाय वो ड्रिफ्ट करती है। वो ऐसी कोलिजन्स का प्लान बनाती है जो एक्सीडेंटल लगती है। वो उस बुक स्टोर में आ जाती है जिसका तुमने एक बार जिक्र किया था, तुम्हारे डेस्क के पास से लंबे रास्ते से जाती है, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतने पास बैठती है, पर इतनी दूर कि अगर पूछा जाए तो इनकार कर सके। और तुम शायद सोचो कि वो बस फ्रेंडली है, या इससे भी बुरा, शायद वो मुझे नोटिस भी नहीं करती। पर तुम जो सच में देख रहे हो वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है जो प्लॉसिबल डिनाबिलिटी की परतों के नीचे छुपी हुई है, क्योंकि इसे स्वीकार करना डरावना होगा, बहुत डायरेक्ट, बहुत एक्सपोज्ड, बहुत वल्नरेबल। तो वो पैटर्न्स बनाती है, पैटर्न्स जो रैंडमनेस जैसे दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद कर रही है कि जितना वो तुम्हारे आसपास रहेगी उतना तुम उसे देखना शुरू करोगे, एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो तुम्हारी जगह से संबंधित है। और समय के साथ ये कोइंसिडेंसेस इमोशनल रेजिड्यू बनाना शुरू कर देते हैं। वो फेमिलियर, पहचानने योग्य, सेफ, और धीरे धीरे जरूरी बन जाती है। ये शांत स्ट्रेटेजी है, तुम्हारी दुनिया को अधूरा महसूस कराना जब वो वहाँ नहीं होती, बिना कभी ये कहे कि उसे कैसा लगता है। और सच्चाई ये है कि वो शायद तुम्हें कभी नहीं बताएगी।
क्योंकि ये क्लोजनेस जो उसने बनाई है, ये उसके बोलने का तरीका है बिना बोले। और ज्यादातर मर्द इसे मिस कर देते हैं। वो प्रेजेंस को नोटिस करते हैं पर पैटर्न को नहीं। वो इसे टाइमिंग या दोस्ती या शेयर रूटीन समझ लेते हैं, पर शेयर रूटीन्स ये नहीं समझाते कि उसने उस इवेंट को क्यों ज्वाइन किया जिसमें तुम सालों से जा रहे हो। क्यों उसने अपना लंच ब्रेक बदल दिया। क्यों उसके पास हमेशा तुमसे बात करने का एक रीजन होता है, जबकि वो किसी और से भी पूछ सकती थी। ये स्टॉकिंग नहीं है, ये सबटल परस्यूट है। ये इमोशनल कैलकुलेशन का डांस है। कितने पास आ सकती है बिना अपना हाथ बताए, क्योंकि जिस पल तुम्हें पता चला कि वो क्या कर रही है, उसके लिए ये सेफ नहीं रहता, तो वो इसे एरंड्स, टाइमिंग और छोटे छोटे पलों में छुपाती है, जो तब तक कुछ भी नहीं लगते जब तक वो सब कुछ नहीं लगते। तो ध्यान दो, बड़े जेस्चर्स पर नहीं, बल्कि शांत कंसिस्टेंसी पर। अगर वो बार बार वहाँ आती है जहाँ तुम हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अक्सर, तो ये चांस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसका तरीका है ये कहने का, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी इजाजत है या नहीं। इशारा नंबर 5, वो ऐसे सवाल पूछती है जो तुम्हारा मास्क उतार देते हैं। तुम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, शायद वॉक करते हुए या कार में या देर रात जब सब शांत हो गए हैं, और फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच कभी बनी? या क्या तुमने कभी सच्चा प्यार किया है? या एक ऐसी चीज जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में समझें? ये अजीब नहीं लगता? वो जासूसी नहीं कर रही। उसका टोन नर्म, क्यूरियस, कैलकुलेटेड नहीं है, पर वो सवाल गहराई तक जाता है, जितना तुमने सोचा भी नहीं था। वो तुम्हारे उस हिस्से तक पहुंचता है जिसकी तरफ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और फिर वो आसानी से टॉपिक बदल देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ हुआ है, उसने एक परत उतार दी है, और जब तुम अभी भी अपने जवाब के बारे में सोच रहे हो, वो पहले से ही उसके बारे में सोच रही है जो उसने रिवील किया। देखो, जब एक औरत छुपी से तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है, वो सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम क्या करते हो, वो ये सुनना चाहती है कि तुम किस चीज को प्रोटेक्ट करते हो, किस चीज से बचाते हो, किस चीज को अवॉइड करते हो, और तुम अनजाने में क्या रिवील करते हो जब तुम्हें लगता है कि तुम कैजुअल हो। वो तुम्हारे बचपन के बारे में पूछती है, गॉसिप के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि तुम किस चीज से बने हो। वो तुम्हारे पिछले रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, ड्रामा के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि तुमने किस तरह के प्यार को एक्सेप्ट करना सीखा और किस तरह से तुम भाग रहे हो। तुम्हारे लिए ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन है, उसके लिए ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है। वो डिटेल्स इकट्ठी कर रही है, जज करने के लिए नहीं, बल्कि तुम कौन हो इसकी कहानी बनाने के लिए। एक नॉवलिस्ट की तरह जो एक कैरेक्टर बना रही हो। उसे क्या मोटिवेट करता है, उसे क्या तोड़ देता है, वो क्या सपने देखता है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ज्यादातर मर्दों को ये नोटिस नहीं होता। वो सोचते हैं उससे बात करना कितना आसान है, या वो कितनी इमोशनली इंटेलिजेंट है, और वो शायद है भी, पर तुम जो मिस कर रहे हो वो ये है, वो तुम्हें स्टडी कर रही है, ठंडे क्लिनिकल तरीके से नहीं, एक नर्म इमोशनली इंट्यूटिव तरीके से, क्योंकि वो तुम्हारा सरफेस वर्जन नहीं चाहती, वो तुम्हारा असली रूप चाहती है। वो वर्जन जो तुम्हारे सार्काज्म, तुम्हारे रूटीन जवाब, तुम्हारे प्रैक्टिस डिटैच्ड होने के नीचे छुपा हुआ है। वो उस मास्क के नीचे के आदमी को चाहती है। और यहाँ जुंग काम आते हैं। कार्ल जुंग का मानना था कि हम सब में आर्केटाइप्स होते हैं, हमारे मन में दबे हुए सेल्फ के यूनिवर्सल वर्जन्स, द किंग, द वॉरियर, द मैजिशियन, द लवर, द रिबेल, द सेवियर। और जब एक औरत तुमसे गहरे सवाल पूछती है, तो वो सच में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे अंदर कौन सा आर्केटाइप रहता है। क्या तुम वो आदमी हो जो शांति से लीड करता है, जैसे एक राजा? वो जो इम्पोर्टेंट चीजों की रक्षा करता है, जैसे एक वॉरियर? वो जो अपने दर्द को विजडम के पीछे छुपाता है, जैसे एक मैजिशियन?
या वो आदमी जो गहराई से प्यार करता है पर वापस प्यार किए जाने से डरता है, जैसे एक वुंडेड लवर। वो सिर्फ ये नहीं देखना चाहती कि तुम अब कौन हो, बल्कि वो भी जो तुम हमेशा से शोर के नीचे थे। ये इमोशन लेयरिंग है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ कोई इंसान तुम्हारे बारे में एक 3 डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग बनाता है, समय के साथ छोटे इंटीमेट टुकड़े इकट्ठे करके। और अगर तुमने नोटिस किया है कि वो उन टुकड़ों को बाद में लाती है, पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे करियर डाउट्स को याद करती है, या एक कहानी पर वापस आती है जिसे तुमने पहले इग्नोर कर दिया था, तो ये कैजुअल नहीं है, ये डेलिब्रेट इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। वो तुम्हारी आउटलाइन को ट्रेस कर रही है और उसे ध्यान से भर रही है, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक आदमी नहीं हो, तुम एक रहस्य हो जिसे समझना जरूरी है। और शायद वो उम्मीद कर रही है कि अगर वो तुम्हें अच्छी तरह से जान ले तो तुम उसे फाइनली अंदर आने दोगे, सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि उस कहानी में जो तुम अकेले लिख रहे हो। तो सवालों पर ध्यान दो। अगर वो पूछती है कि तुम्हें क्या डराता है, क्या तुम्हें प्राउड फील कराता है, किस तरह का प्यार तुम चाहते हो पर अभी तक नहीं मिला है, वो बोर होकर नहीं पूछ रही, वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि अपने शांत तरीके से उसने पहले से ही कल्पना कर ली है कि उस औरत होना कैसा लगेगा जो तुम्हें फाइनली समझती है। तुम शायद सोच रहे होगे कि क्या ये सब सच है। अगर वो तुम्हें देख रही है, तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम्हारे शब्दों को दोबारा सोच रही है, तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने तुम्हें सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? जवाब कमजोरी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। क्योंकि जब से वो छोटी थी उसे एक चीज सिखाई गई, वेट टू बी चूजन, वेट टू बी परस्यूड, वेट फॉर द मैन टू मेक द मूव। क्योंकि अगर वो पहले करती है तो वो सब कुछ रिस्क करती है। हम अक्सर मर्दों में कॉन्फिडेंस की तारीफ करते हैं, पर प्यार की बात आती है तो औरतों में इसे सजा देते हैं। तो डिजायर को एक्सप्रेस करने के बजाय वो उसे शैडोज में सिग्नल करना सीखती है। प्रॉक्सिमिटी, आई कांटेक्ट, नर्वस एनर्जी, सबटल क्वेश्चंस, ताकि उसे कभी ये ना कहना पड़े मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्योंकि अगर तुम वैसा ही फील नहीं करते तो वो सिर्फ चांस नहीं खोती, वो अपनी डिग्निटी भी खोती है। और यही डर है रिजेक्शन, सिर्फ उसके फीलिंग्स का नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में उसकी परसेप्शन का। अगर वो गलत निकली तो, अगर उसने इशारों को गलत समझ लिया तो, अगर तुम सोचो कि वो डेस्परेट है तो, अगर तुम उसकी लीग से बाहर हो तो, ये आखिरी चीज सबसे ज्यादा चुभती है। क्योंकि एक औरत तुम्हारा जितना ज्यादा एडमायरेशन करती है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, तुम्हारी गहराई, उतना ही कम चांस है कि वो माने कि उसका कोई चांस है। और यही पैराडॉक्स है। जिन मर्दों को सबसे ज्यादा एडमायर किया जाता है, सबसे ज्यादा चाहा जाता है, उनके बारे में सबसे ज्यादा कल्पना की जाती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा इनविजिबल महसूस करते हैं। क्योंकि जब तुम शांत सेल्फ पोजीशन की वो तरंग छोड़ना शुरू करते हो जो वैलिडेशन के लिए नहीं मांगती, लोग मानते हैं कि तुम्हें पहले से ही चाहा जाता है, पहले से ही प्यार किया जाता है, पहले से ही अनवेलेबल हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं बताती। वो बस उम्मीद करती है कि तुम नोटिस करो। वो बस तुम्हारे पहले मूव करने का इंतजार करती है। वो सिग्नल्स और मुस्कुराहटें और नर्म नजरें छोड़ती है और फिर चली जाती है जैसे इन सब का कोई मतलब नहीं था। पर था, इसका मतलब था कि वो कोशिश कर रही थी, ध्यान से, छुपी से, स्ट्रैटेजिक तरीके से, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक और आदमी नहीं थे, तुम वो थे जिसके लिए उम्मीद को रिस्क करना वर्थ था, भले ही वो इसे कभी बोल ना पाए। तुम ऐसे कमरों में गए हो जहाँ किसी ने तुमसे एक शब्द नहीं कहा, ऐसी औरतों के पास से गुजरे हो जो नहीं मुस्कुराई, ऐसे सर्कल्स में थे जहाँ किसी ने फ्लर्ट नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने इसे ऑब्वियस नहीं बनाया, और इसलिए तुमने खुद से कहा, मैं वो टाइप नहीं हूँ जिसे वो नोटिस करते हैं, पर यहाँ वो हिस्सा है जो कोई भी जोर से नहीं कहता। तुम इनविजिबल इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम में प्रेजेंस की कमी थी। तुम इनविजिबल इसलिए थे क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि उसके पास केयरलेसली आना मुश्किल था। सच्चाई ये है कि लोग दूर से उस चीज की तारीफ करते हैं
जिसके पास आने से वो डरते हैं। और अगर तुमने कभी अनसीन महसूस किया है तो ये इसलिए नहीं हो सकता कि तुम डिजायरेबल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें छुपी से एडमायर किया गया था, ऐसे लोगों ने जिन्हें नहीं लगा कि उन्हें तुम्हारे पास आने का हक है। उस तरह की डिजायरेबिलिटी की एक छुपी हुई कीमत होती है। तुम दुनिया में बिना अपने इफेक्ट के अवेयर हुए चलते हो। तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस पर शक करते हो। तुम अपनी वर्थ पर सवाल उठाते हो। तुम मानते हो कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया है, जबकि सच्चाई में तुम्हें एक ऐसे पेडेस्टल पर रख दिया गया है कि कोई उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। और ये किसी गहरी चीज की तरफ ले जाता है, किसी शांत चीज की तरफ, जिसके बारे में ज्यादातर मर्द बात नहीं करते, इमोशनल आइसोलेशन। क्योंकि डिजायरेबल होने का क्या फायदा अगर कोई तुम्हें बताता ही नहीं, अगर कोई दिखाता ही नहीं, अगर सारे सबूत शैडोज में रहते हैं, तेज नजरों में, सबटल हरकतों में और कॉन्वर्सेशंस में जिनका मतलब तुम्हें पता ही नहीं था। तुम खुद से, दूसरों से और तुम्हारे इफेक्ट की सच्चाई से डिसकनेक्टेड महसूस करना शुरू कर देते हो और इसलिए तुम श्रिंक हो जाते हो। तुम पूरी तरह से आना बंद कर देते हो। तुम ये मानना बंद कर देते हो कि तुम उस तरह के आदमी हो जिसे लोग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं, पर वो वहाँ थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, चाहते थे, बस छुपी से। तो शायद अब तुम उस औरत के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारे आसपास घबरा जाती थी, वो जो बहुत ज्यादा चीजें याद रखती थी, वो जो पास रहती थी पर कभी वजह नहीं बताई। और अब तुम इशारों को देखते हो, उन मिस हुए सिग्नल्स को, उन शांत इनविटेशंस को। तो अब तुम क्या करते हो? तुम इसका फायदा नहीं उठाते। तुम अचानक से ऐसा एक नहीं करते जैसे तुमने कुछ जीत लिया हो, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है। ये किसी और की ब्रेवरी है जो खामोशी के रूप में छुपी हुई है। अगर तुम इन इशारों में खुद को पहचानते हो, अगर तुम अपनी दुनिया में किसी से वो शांत खिंचाव महसूस करते हो, तो सही मूव डोमिनेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। उसकी कोशिश को ऑनर करो, क्योंकि जो औरतें तुम्हें ये इशारे दिखाती हैं, वो सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होती कि तुम कैसे दिखते हो, वो इसलिए खिंची चली आती है कि तुम कौन हो जब तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये एक रेयर तरह का डिजायर है जो प्रेजेंस में बसा है, परफॉर्मेंस में नहीं। तो प्रेजेंस के साथ जवाब दो, घमंड के साथ नहीं, बल्कि वार्मथ के साथ, गेम्स के साथ नहीं, बल्कि अटेंशन के साथ। ज्यादा ध्यान दो उन पर जो 2 बार देखती है पर आधा बोलती है, जो थॉटफुल सवाल पूछती है पर नाटक करती है कि ये बस स्मॉल टॉक है, जो बार बार आती है पर हमेशा उनके पास एक रीजन होता है जो कोइंसिडेंस जैसा लगता है। उन्हें तुम्हारा परफेक्ट होना नहीं चाहिए, उन्हें बस एक इशारा चाहिए कि तुम उन्हें देखते भी हो। एक नजर जो थोड़ी देर तक रहती है, एक सेंटेंस जो थोड़ा गहरा जाता है, एक सवाल जो उन्हें बताता है कि तुम सुन रहे थे। तुम्हें कुछ भी फोर्स नहीं करना, बस उसके लिए कुछ शुरू करने के लिए सेफ बनाओ। क्योंकि कभी कभी सबसे ब्रेव चीज जो कोई कर सकता है वो छुपी से ये उम्मीद करना है कि तुम नोटिस करोगे। तुम इनविजिबल नहीं थे, तुम अनफॉरगेटेबल थे। खामोशी में जब तुम कमरों से बिना नोटिस हुए गुजर रहे थे, कोई तुम्हारे चलने का तरीका याद कर रहा था। जब तुम सोचते थे कि तुम्हारी आवाज का कोई मतलब नहीं है, कोई उस तरीके को दोबारा सोच रहा था जिस तरह तुमने उसका नाम लिया। और जब तुम मानते थे कि तुम बस एक और आदमी थे जो गुजर रहा था, तुम वो बन रहे थे जिसके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर सकती थी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हें हमेशा देखा गया है, ऐसी आँखों से नहीं जो जज करती थी, बल्कि ऐसी आँखों से जो लॉन्ग करती थी। तुम बस वो भाषा पढ़ना नहीं जानते थे, वो घबराहट भरी नजरें, वो थॉटफुल सवाल, वो अचानक की खामोशियाँ। पर अब तुम जानते हो, अब तुम वो देखते हो जो छुपा हुआ था, अब तुम वो पहचानते हो जो हमेशा से वहाँ था। और शायद कहीं ना कहीं अब एक औरत तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है, इसलिए नहीं कि तुमने क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे कैसा फील कराया बिना कोशिश किए। वो एक पल का, एक शब्द का, एक नजर का इंतजार कर रही है। शायद आज नहीं, शायद कभी नहीं,
पर फिर भी उम्मीद कर रही है कि एक दिन तुम भी मुस्कुराओगे, तुम भी मुस्कुराओगे, तुम भी मुस्कुरा